बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर इमरान अली और आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में और इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेंगू फीवर क्या होता है। डेंगू फीवर एक वायरल कंडीशन है जो कि ख़ास किस्म के फ़ीमेल मच्छर के काटने से हमारे जिस्म में ये वायरस दाखिल होता है और इस वायरस के जिस्म में दाखिल होने के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर हमारे जिस्म में डेंगू फीवर की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। डेंगू फीवर की अलामात या सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अमूमन जो इसका पहला फ़ेज़ होता है डेंगू फीवर का, इसको फेब्राइल फ़ेज़ कहते हैं। ये 5 से 7 दिन का दौरानिया होता है जिसके अंदर अलामात ख़ुद पैदा होकर ख़ुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। इस फ़ेज़ के अंदर जो सबसे अहम अलामत है वो बुखार, शदीद बुखार, अचानक बुखार जो कि 102, 103, 104 तक जा सकता है। इसके अलावा मरीज़ को सर में शदीद दर्द की शिकायत होती है, आँखों के पीछे दर्द होने की शिकायत होती है, जिस्म में दर्द, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इवन कि हड्डियों में दर्द भी इसकी बुखार की अहम अलामत है। मरीज़ को रोशनी से हसासियत भी हो सकती है और मरीज़ चुपचाप लेटना पसंद करता है। इसके अलावा मरीज़ को पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, पेट ख़राब हो सकता है, मतली और कै की कैफियत भी हो सकती है। इसके अलावा जिस्म के ऊपर सुर्ख रंग के निशानात जल्द के ऊपर भी मरीज़ के पाए जा सकते हैं। फेब्राइल फ़ेज़ या पहली फ़ेज़ के बाद अगर मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो तो इस मर्ज़ की दूसरी फ़ेज़ स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर जिसमें प्लेटलेट्स की मकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और वाइट ब्लड सेल्स की मकदार भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो सही तरीके से काम नहीं करता। प्लेटलेट्स की तादाद कम होने की वजह से हमारे जिस्म में जो खून जमने की सलाहियत है वो कम हो जाती है और इस चीज़ की टेंडेंसी बढ़ जाती है कि इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या एक्सटर्नली किसी किस्म के ज़ख़म से या नाक से या कानों से या जिस्म के किसी हिस्से से खून का निकलने का रुझान बढ़ सकता है। तो इसको हेमरेजिक स्टेज भी कहते हैं और ये ख़तरनाक स्टेज होती है और इस कंडीशन के अंदर मरीज़ को हॉस्पिटलाइज़ करना ज़रूरी होता है ताकि उसके जिस्म के अंदर जो फ्लूइड की जो कमी है, जो प्लाज्मा लीकेज होने की वजह से जो खून के अंदर खून की मकदार जो कम होती है, ब्लड प्रेशर जो कम हो जाता है और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर है, किडनी है, उसके जो फंक्शन में जो प्रॉब्लम पैदा होती है उसको ठीक करने के लिए हॉस्पिटलाइज मरीज़ का करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वहाँ पर मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में फ्लूइड इनटेक कराई जाए, यानी कि पानी और इसके मशरूबात मुँह के ज़रिए भी और इंट्रावीनस भी मरीज़ को दिए जाते हैं ताकि मरीज़ का जो ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे, डिहाइड्रेशन ना हो सके और इस मर्ज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मरीज़ के अंदर कम से कम हो। अब हम देख लेते हैं कि डेंगू फीवर को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट कराए जा सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट और सिंपल टेस्ट सीबीसी टेस्ट होता है जिसमें हमारे ब्लड का प्लेटलेट्स लेवल को चेक किया जाता है। प्लेटलेट्स लेवल अमूमन आम मकदार से, आम लेवल से, नॉर्मल लेवल से कम हो जाते हैं। हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी अमूमन बाद मरीज़ों में कम देखने को मिलता है। WBC वाइट ब्लड सेल्स की मकदार भी कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की मकदार हमारे खून में ज़्यादा हो जाती है डेंगू फीवर में। इसके बाद दूसरा स्पेसिफिक टेस्ट है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट अमूमन बुखार होने के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर कराया जाता है। तो उसमें हमारे जिस्म में जो वायरस के एंटीजन्स हैं उनकी प्रेजेंस को देखा जाता है और अगर ये पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि हमें डेंगू वायरस है। जो तीसरा बड़ा ब्लड टेस्ट है उसको कहा जाता है डेंगू IgG/IgM एंटीबॉडी टेस्ट। ये भी ब्लड का टेस्ट होता है जिसमें ये देखा जाता है कि आया हमारे खून के अंदर डेंगू वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। ये एंटीबॉडीज़ दो किस्म की होती हैं, IgG एंटीबॉडीज़ और IgM एंटीबॉडीज़। इसके अलावा ये देखने के लिए कि आया हमारा लीवर डेंगू वायरस से मुतासर है या नहीं है, हम इसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट या LFT भी कराते हैं। LFT कराने में अगर आपका ALT लेवल और AST लेवल इंक्रीज़ हों तो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारा लीवर इनलार्ज है और उसकी डेंगू वायरस से हमारा लीवर भी मुतासर हो चुका है। हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक में कौन से अहम मेडिसिन हैं जो कि डेंगू फीवर को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। हम सबसे पहले पैथोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट को देखेंगे। अगर आप मरीज़ को इलाज करने से पहले सबसे पहले ट्यूबरकुलिन 1 mg की एक डोज दे दें तो हमारे जिस्म में जितने भी बैक्टीरिया और ये वायरल जो कि हमारे जिस्म में इन्फेक्शन काज करते हैं जिसमें डेंगू भी शामिल है उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी मरीज़ का इलाज करने में। उसके बाद 2 से 3 घंटे या 1 घंटे के गैप के बाद आपने जो दूसरी मेडिसिन देनी है वो मलेरिया ऑफ 1 mg की एक डोज।
मलेरिया ऑफ 1M देने से जो भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होती हैं, इनके मच्छर के काटने से जो भी डिजीज़ होती हैं, उसके अंदर मलेरिया ऑफ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जो हमारे डेंगू की अलामात हैं वो बहुत तेज़ी से इस मेडिसिन के देने से कम होना शुरू हो जाती हैं। जो तीसरी अहम मेडिसिन है जो कि आपने मलेरिया ऑफ के देने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के बाद देंगे, उसका नाम है चीनियम सल्फ। चीनियम सल्फ CM या 1M की एक डोज मरीज़ को आप ज़रूर दें। इसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो भी खून में जो तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, प्लेटलेट्स की मकदार कम हो रही है, ब्लड के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं डेंगू वायरस की वजह से, वो तेज़ी से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और मरीज़ बहुत जल्दी स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सेकंड डे से आपने क्रोटेलिस 1M की एक डोज़ सुबह के टाइम देनी है और चीनियम सेल 1M की एक डोज़ रात को मरीज़ को सोने से पहले देनी है। क्रोटेलिस हमारे जिस्म के अंदर डेंगू की वजह से जो खून पतला हो जाता है और खून के रिसने की जो चांसेस होते हैं, हेमरेज के चांसेस होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग की या एक्सटर्नल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और मरीज़ के अंदर खून के अंदर जो प्लेटलेट्स और बाकी जो चीज़ें जो चेंजेस हो रही हैं वो रिवर्स होने में बहुत ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाता है और मददगार होता है। इसके साथ साथ आपने मरीज़ की अलामात को आप नोट करना है और इसके बाद जो मरीज़ की अलामात के मुताबिक जो मेडिसिन मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा वो आपने मरीज़ को साथ साथ देते रहना है। सबसे पहली मेडिसिन जो तकरीबन आम तौर पे हर मर्ज़ के अंदर, हर मरीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है वो यूबिटोरियम पर्फ है। यूबिटोरियम पर्फ डेंगू के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि इसके अलामात डेंगू के अलामात से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। इसमें मरीज़ के जिस्म में दर्दें, उसके पट्ठों में दर्दें, उसके मसल्स में दर्द होती है, उसके जोड़ों में दर्द होता है और उसकी हड्डियों में दर्द होना इसकी बहुत अहम अलामत है। अगर आपके मरीज़ में ये अलामत पाई जाएँ तो आपने यूबिटोरियम पर्फ 30 की 3 से 4 डोजेज़ दिन के अंदर 3-3, 4-4 घंटे के वक्फे से मरीज़ को देनी है। यूबिटोरियम पर्फ हमारी आंखों के पीछे दर्द होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो नेक्स्ट टाइम मेडिसिन है उसका नाम है ब्रायोना 30। ब्रायोना एल्बा 30 आप मरीज़ को उस वक्त देंगे डेंगू फीवर में जब मरीज़ के जिस्म में दर्दें हैं, मरीज़ के मसल्स में दर्द है, मरीज़ के पट्ठों में दर्द है, मरीज़ को चुपचाप लेटने की जो हाजत होती है, मरीज़ को बात करना पसंद नहीं होता, मरीज़ को हरकत करना पसंद नहीं होता, ज़रा से हरकत करने से मरीज़ के दर्दों में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मरीज़ का मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क होता है और उसको बार बार पानी पीने की ख्वाहिश होती है और बहुत ज़्यादा मकदार में पानी पीता है। अगर ये अलामात आपके मरीज़ में पाई जाएँ तो आपने ब्रायोना 30 की 3 से 4 डोजें दिन में रोज़ाना देनी है जब तक कि मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाए। अगली अहम दवा है उसका नाम है रेस्टॉक्स 30। रेस्टॉक्स 30 आपने मरीज़ को उस वक्त देनी है जब मरीज़ के मसल्स से, मरीज़ के जोड़ों में, मरीज़ के जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें हों और वो मरीज़ के साथ साथ दर्दों के साथ साथ मरीज़ को बेचैनी हो और मरीज़ को जिस्म बेड पे लेटने से या हरकत ना करने से मरीज़ की दर्दों में इजाफ़ा होता है। जब मरीज़ चलना फिरना शुरू करता है, थोड़ी मूवमेंट करता है तो उसके दर्दों में कमी आना शुरू हो जाए तो वहाँ पर रेस्टॉक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। रेस्टॉक्स के मरीज़ के अंदर सर्दी के अलामात भी पाई जाती हैं, बुखार के साथ साथ मरीज़ को सर्दी भी लगती है और अमूमन मरीज़ का जो बुखार होता है वो शाम के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी शाम के बाद मरीज़ के या तो बुखार चढ़ना शुरू हो जाएगा या अगर पहले से मौजूद है तो उसके अंदर इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर ये अलामात मिलें तो आपको रेस्टॉक्स 30 को नहीं बोलना चाहिए, दिन में 3 से 4 खुराकें आपने रोज़ाना रेस्टॉक्स 30 की देनी है। अगली अहम मेडिसिन का नाम है जलसीमियम 30। जलसीमियम 30 का मरीज़ बहुत ज़्यादा नकाहत का, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार होता है, मरीज़ लेटा रहना चाहता है, बात करना पसंद नहीं करता, मरीज़ का मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क होता है लेकिन उसको प्यास बिल्कुल नहीं होती, उसको पानी पीने का दिल नहीं करता मरीज़ को चक्कर भी आते हैं और मरीज़ को अपने जिस्म के अंदर ख़ास तौर पे कमर के ऊपर सर्दी की लहरें ऊपर से नीचे जाते हुए महसूस होती हैं। अगर ये अलामात आपके मरीज़ के अंदर पाई जाएँ तो आपने जलसीमियम 30 की 3 से 4 डोजेज़ रोज़ाना मरीज़ को देनी है जब तक कि मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए। नेक्स्ट अहम मेडिसिन जो कि डेंगू फीवर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम के मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा नकाहत, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है जिसमें दर्दें होती हैं, मरीज़ लेटा रहना पसंद करता है और मरीज़ का मुँह खुश्क होता है लेकिन वो पानी की थोड़ी थोड़ी मकदार को पीता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मरीज़ पानी पिएगा लेकिन 1 से 2 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पिएगा इसके अलावा मरीज़ को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन मरीज़ को सर के ऊपर ठंड नहीं लगती, बाकी जिस्म के अंदर ठंड लगती है। आपको ये अलामात हों तो आपने आर्सेनिक एल्बम 30 की 3 से 4 खुराकें मरीज़ को रोज़ाना देनी है। अगली मेडिसिन का नाम है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 के मरीज़ के अंदर अचानक और बहुत तेज़ बुखार की शिकायत होती है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है मरीज़ का पूरा जिस्म हीट अप होता है, बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होती है, मरीज़ की आंखों में, मरीज़ के चेहरे में, मरीज़ के सर के ऊपर खून का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा
सर के ऊपर और जिस्म के ऊपर और ख़ास तौर पे चेहरे के ऊपर तमतमाहट या हीट महसूस होती है। और इसके अमूमन अगर आप देखेंगे तो मरीज़ के हाथों में, मरीज़ की हथेलियाँ आपको ठंडी महसूस होंगी, मरीज़ के पाँव आपको ठंडे महसूस होंगे, लेकिन इसका जो सर है, इसका जो चेहरा है, वहाँ पर आपको सुर्खी भी महसूस होगी और वहाँ पर आपको गर्मी भी महसूस होगी। अगर आपको ये अलामात मरीज़ में मिलती हैं तो बेलाडोना आपकी मर्ज़ की दवा है। आपने बेलाडोना की 3 से 4 से 5 या 5 खुराकें दिन में रोज़ाना मरीज़ को देनी, जब तक कि मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए। तो मैं इन सारी चीज़ों को रिकैप कर लेता हूँ कि आपने इन मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपने पहले दिन ट्यूबरकुलिन 1 mg की 1 डोज़ देनी है। उससे 1 से 2 घंटे के बाद आपने मलेरिया ऑफ 1 mg की 1 डोज़ देनी है। फिर 1 से 2 घंटे गैप के बाद आपने चीनियम सल्फ CM की 1 डोज़ देनी है। नेक्स्ट डे से आपने क्रोटेलिस 1 mg की 1 खुराक सुबह देनी है और एक चीनियम सल्फ 1 mg की 1 खुराक आपने रात मरीज़ को सोने से पहले देनी है। बाकी दूसरे दिन से आपने दिन के टाइम जो आपके मर्ज़ की अलामात जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई उनके साथ मैच करें, आपने उस मेडिसिन का इंतखाब करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी मरीज़ की अलामात जैसीमियम से मिलती हैं तो आपने दिन के अंदर 3 से 4 खुराकें या 5 खुराकें जैसीमियम 30 की रोज़ाना देनी है और इस तरीके से आपने उस वक्त तक इस चीज़ को मेंटेन करना है जब तक कि मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए। आपने इसके साथ साथ रोज़ाना प्लेटलेट्स का टेस्ट कराना है। अगर प्लेटलेट्स की मकदार बढ़ना शुरू हो गई है तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रीटमेंट ठीक जा रही है। लेकिन अगर आपकी प्लेटलेट्स की मकदार बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गई है और आपके दवाइयाँ देने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर आपको हॉस्पिटल में रुजू करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।